हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करते हैं एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज शुरू करते हैं आज पहली क्लास। और पहली क्लास में हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सीखना है तो उससे पहले हमें थोड़ा सा और बेसिक में जाना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझने के लिए। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझ में आ जाता है तो उसके बाद हम तब समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही एक रूप है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका करंट फ्लो हो जाता है, और करंट के फ्लो को ही क्या करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी हम बोल देते हैं। और उसकी स्टडी को हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और फिर एडवांस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसको कैटेगराइज करते करते अदर अदर सब्जेक्ट में डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरू करते हैं कि एटम क्या है। ठीक है, एटम। ठीक है, तो एटम एक टीनी पार्टिकल है। क्या है बच्चा? टीनी पार्टिकल्स है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मान लो ये कोई एटम है। ठीक है, ये एक एटम है। तो एटम किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो एटम आपका तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है और कैसे आया। तो थोड़ा सा इधर मैं आपको बता देता हूं। ये सब पार्टिकल्स आप क्या है, एटम है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये सब पार्टिकल्स हैं। क्या है बच्चा? सब पार्टिकल्स हैं। सब पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एटम के ये तीन के तीनों जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स ऑफ एटम हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। ठीक है, और डिस्कवरर कौन है। तो मैं पहले साइड में कहीं स्पेस बना के यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आते हैं हम लोग एटम्स पे। ठीक है, तो जब यहां पे हम लिखते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, सब पार्टिकल्स लिख लो आप यहां पे, और यहां पे डाल दो उनके डिस्कवरर के नाम। और यहां पे हम बात करते हैं इसका चार्ज और इसके मास की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो सब पार्टिकल है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर जो है उनका नाम है जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा जानते हो आप क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। और वैल्यू इसकी कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के। ठीक है, कूलाम इज नथिंग, इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, मास की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, मास बहुत ही कम होता है, लेकिन इसकी एक वैल्यू है, वो कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो दूसरा आपका आ जाता है क्या? दूसरा सब पार्टिकल्स क्या हो जाता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के डिस्कवरर की बात करते हैं तो इसमें दो नाम आता है, एक तो गोल्डस्टीन का और दूसरा रदरफोर्ड का। ठीक है, तो दोनों लिख लेते हैं, गोल्ड स्टीन एंड रदरफोर्ड। ठीक है, लेकिन अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए चार्ज की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन के चार्ज की डिस्कवरी, तो रदरफोर्ड ने। इन्होंने चार्ज के बारे में बात किया था। ठीक है, और नाम दिया था किसने? गोल्डस्टीन ने। और मास के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज है कितना। तो चार्ज इसका तो माइनस में होता था और इसका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर प्रोटॉन का चार्ज अलग से पूछे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप क्या आंसर देने वाले हो? पॉजिटिव देने वाले हो। वैल्यू पूछी जाए तो बस सेम वैल्यू देना है आपको, ये माइनस हटा के देना है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ध्यान रखना, पॉजिटिव प्लस में ऊपर मत कर देना, ठीक है, नीचे ही करना है। और इसके अगर मास की बात करें तो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सब पार्टिकल्स की। तीसरा सब पार्टिकल्स क्या है आपका? न्यूट्रॉन है। क्या है बच्चा? न्यूट्रॉन है। ठीक है, और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर की बात करें तो जेम्स चैडविक नाम है उनका, जेम्स चैडविक। ठीक है, इसके चार्ज की बात करते हैं तो जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और मास लगभग इसके बराबर होता है। ठीक है, कितना हो जाता है मास इसका?
1.68 हो जाता है इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब थोड़ा सा डिफरेंस हमने किया है, ये चीजें भी कॉमन है, -27 किलोग्राम 1.6 है और यहाँ पे 1.68 है, यहाँ पे 1.66 है। अब बात करते हैं बड़ा कौन सा है, तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा ही ज्यादा बड़ा है प्रोटॉन के मास से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था अभी अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे जेईई में पूछा गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, किसका मास ज्यादा होता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 याद करते हैं इसका भी, और इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम याद करते हैं। अब जब याद ही नहीं किया है सही से या समझा ही नहीं है कभी उसके आगे सेकंड डिजिट को, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन ज्यादा होता है। और अगर पूछा जाए तीनों में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका मास ज्यादा होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, न्यूट्रॉन दोगे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन किया जाता है तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है, ज्यादा इसलिए है कि पावर में नेगेटिव इसमें ज्यादा है, तो ये छोटा है। ठीक है, इसमें नेगेटिव कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है एज कंपेयर टू दोनों में। ठीक है, तो ये आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है जो कि आगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल या हेल्पफुल होने वाली हैं आपको। ठीक है, बेसिकली आपको इनके चार्ज के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब टेनी पार्टिकल है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो तीन चीजें ध्यान रखना कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ये रैंडमली घूम सकता है, इसके ऊपर है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, यही आपका पूरा एटम का जो मास होता है, यही लगभग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये होता है वेरी लो। ठीक है, मास जो होता है वो वेरी लेस होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या फिर ब्रैकेट में आप लिख लो न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही ज्यादा लेस होता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसके मास को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर इग्नोर कर दिया तो अगर हमें टोटल मास निकालना हो, ठीक है, किसी एटम की, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के और उनके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल मास निकल के आ जाएगा। जब हम बात करते हैं कि कोई सा भी एलिमेंट पॉजिटिव है, उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है चार्ज, ठीक है, मतलब किसी भी एटम के चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो ये बताते हैं कि ये एटम या फिर ये एलिमेंट पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो उसकी बात करते हैं हम, कहां से बात करते हैं, बैलेंसी से बात करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसी हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि बैलेंसी क्या है। तो बैलेंसी सीखने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब अगर एटॉमिक नंबर पता रहेगा, अष्टक का नियम, ठीक है, ऑक्टेव लॉ, ठीक है, वहां से आप आराम से सर्च कर सकते हो कि इसकी बैलेंसी क्या होगी। जैसे मैं आपको दो तीन चीजें करके दिखा रहा हूं कि हाइड्रोजन, ठीक है, पहला, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही करके लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे आप सीरीज जैसे आपने याद रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो इसके सबसे पहले वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके अगले वाले पे कितने हो सकते हैं, तो 2 के बाद कितने आते हैं, 8 आ जाते हैं। 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही ये सीरीज चलती है कि 2 और 8 की सीरीज रहती है इनकी। तो जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है, मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अगर हमें इसके बैलेंसी की बात करनी है तो सबसे पहले 2 निकाल दो आप, बचा कितना, 7 बचा। अगला 8 निकाल दो, ठीक है, 8 निकाल दो। अब कितना बचा, 8 2 ये 10 हो गया, तो इसका कोई काम नहीं है हमें। लास्ट में कितना बचा, 1 बचा। तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
ठीक है, ऑर्बिटल में सेट करते जाओ आप 2 8 के सीरीज में, और ये पता चल जाएगा कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अगर अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वही इसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसी। जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो सोडियम की जो बैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, सोडियम की बैलेंसी क्या है, 1 है। और अगर पूछा जाए इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा है 1। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। तो जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। ठीक है, तो अगर जैसे हम इसको सेट करते हैं 2 8, ठीक है, 8 2 10, फिर 8, ठीक है, 10 8 18, ठीक है, तो 18 ज्यादा हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 7। ठीक है, 2 8 हो गया, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल आपका कंप्लीट हो गया, तीसरे ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो बैलेंसी निकालने का तरीका होता है कि बैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। कितने से ज्यादा नहीं हो सकती है, 4 से ज्यादा। लेकिन लास्ट में यहाँ पे तो 7 है, अगर 7 है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, 8 से इस 7 को घटा लो तो बचता है 1। जो बचता है वही उसकी क्या हो जाती है, बैलेंसी। तो क्लोरीन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 1 नहीं था। ठीक है, तो आपने माइनस किया है। जब आप कभी माइनस करो तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देना। मतलब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत है। अगर जरूरत है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 1 बढ़ रहा था। ठीक है, ये समझ लो कि इस बैलेंसी के बाद इसको 8 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 1 बढ़ रहा था। अब जब बढ़ रहा था तो उसको पॉजिटिव में रखना, और जब जरूरत पड़े तो क्या करना, नेगेटिव में कर लेना। तो यहाँ पे 7 और 1 8 होता है, 1 की जरूरत है, इसलिए इसको इस पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो, कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने 2 एग्जांपल देखा, एक तो सोडियम देखा और दूसरा क्या देखा, क्लोरीन देखा। ठीक है, तो क्लोरीन पे सोडियम पे 11 था एटॉमिक नंबर, और क्लोरीन पे क्या है, 17 है, और 17 पे 2 8 और 7 हो रहा है, तो 7 से आप 8 से 1 7 घटा लोगे तो 1 बच जाएगा। 1 उसकी बैलेंसी जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि चार्ज क्या होगा, तो क्लोरीन का चार्ज कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहां से आप थोड़ा सा चार्ज के बारे में और बैलेंसी के बारे में सीख गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम थोड़ी देर पहले ये भी बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। लेकिन प्रोटॉन के मास की बात करें तो कितना हो जाता है, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। जब हम इसको दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो कितना है, लगभग 1837 टाइम्स ऑफ 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात, ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। हम थोड़ा सा स्विच करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो पॉजिटिव होता है यहां से क्या होता है, लाइंस निकलती हैं, और जो नेगेटिव होता है उसमें क्या हो जाती है, आ जाती हैं। चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज नथिंग बट इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, मान लो ए से बी जा रहा है, क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें करंट क्या डायरेक्शन शो करेगी, बी से ए, बी टू ए जाएगी क्या, करंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम चार्ज की। आगे बात करते हैं हम चार्ज की एटम के ऊपर।
ठीक है, तो एटम के चार्ज की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई कोई एटम ये बोला जाता है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। और कभी बात ये केस 1 है ये, और केस 2 ये समझ लो कि एक पे बोला जाता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और कभी कभी बोला जाता है कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर बराबर हो जाएगा तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस हो जाता है। तो चार्ज अगर बराबर होते हैं तो ये प्लस माइनस होके क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। तो यूनिट इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, वो एटम न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एटम इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसमें। और नेगेटिव चार्ज तब होता है जब उसमें मेजोरिटी में क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर दोनों बराबर रहेंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब एक चीज और हमें समझना है कि एटम्स जो होते हैं उस पे लाया कैसे जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर वो कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उस पे चार्ज कैसे आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है भाई, कोई भी चीज है अगर यहां से कुछ माइनस निकल गया तो इस पे प्लस की संख्या ज्यादा हो गई, इसका मतलब इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो। ठीक है, और जिस पे जाके ये इलेक्ट्रॉन अटैच होता है वो अगर उस जिस एटम पे ये इलेक्ट्रॉन अटैच होता है उस एटम को क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है ये। तो उस पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आया किसी एटम के ऊपर पड़ा तो वो एटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पहले से ही न्यूट्रल है तो अगर इलेक्ट्रॉन नया आता है और उस पर इंटर करता है तो वो क्या कर देता है, उसको नेगेटिवली चार्ज कर देता है। लेकिन अगर जहां से इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है वहां वो क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल पे इसी मेथड से ले आया जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम करंट की। ठीक है, करंट धारा। मान लो ये एक बैटरी है आपकी, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर से अगर बैटरी को हम टच लगा दें, ऐसे जोड़ दें, ठीक है, तो एक तो बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरी नेगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव टर्मिनल आप बैटरी ये है और नेगेटिव ये है और इस फॉर्मेट में हमने लगा दिया है, तो जो करंट जाती है वो इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, करंट हमारी किस डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है ऐसे। ठीक है, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आपका कैसे शो करेगा, ऐसे शो करेगा। तो यहां से आपके डायरेक्शन ऑफ करंट और रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की जानकारी मिल जाएगी यहां से। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन और करंट का बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होता है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब बात करते हैं करंट की, तो करंट आपको जानते ही हो, I बराबर B अपॉन R होता है। ये ओम्स लॉ में अभी आप समझोगे आगे चल के। ठीक है, और I बराबर dQ बाई dt भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो बाद में आता है रिलेशन, सबसे पहले यहीं से समझते हैं हम इसको कि करंट क्या है। तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दर को ही क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है, धारा कहा जाता है। करंट क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हो, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो। तो करंट क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में या फिर चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के फ्लो की दर को ही, ठीक है, मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अगर आपको पता हो कि आवेश की जगह पे हम और क्या क्या लिख सकते हैं, तो Q बराबर NE भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Q क्या है, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑफ द एटम या चार्ज ऑफ द बॉडी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो
इलेक्ट्रॉन के चार्ज तो जानते हो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ में उसका मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम रखते हैं इसमें तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या, I बराबर d/dt ऑफ n इंटू टी। अब n एक कांस्टेंट है, n को आप बाहर लिख लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा dq/dt। अब यहां पे E लिखो आप, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो dE/dt ये बहुत ही, ये भी कांस्टेंट होता है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बात करते हैं हम चार्ज की यहां से, तो चार्ज Q बराबर एक तो m ही होता है, इस फॉर्मूले से भी निकाला जाता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में करंट दिया हो, ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में करंट दिया हो और टाइम दिया हो तब वहां से भी निकाल सकते हो, कैसे, Q बराबर I इंटू टी। अब ये Q बराबर आई टी कैसे आया, तो यहीं से आया ये, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल चेंज होता है तो हम क्या कर लेते हैं, I बराबर Q/T भी लिख लेते हैं स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, बिल्कुल हम अगर जैसे 10 रुपए से 10.001 रुपीज हो रहा है तो 0.001 इज नथिंग एज कम्पेयर टू 10। ठीक है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, हम उसको 10 ही मान के चलते हैं। तो यहां से अगर देखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर I इंटू टी। तो यहीं से आया है, ये आप डिफरेंशिएशन ना लगाओ, सीधा Q/T लिखो। लेकिन ये कब ये सही होता है, ये ओनली फॉर स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, ज्यादा चेंज होता है तो आपको ये करना पड़ेगा, राइट। करंट, हाँ, एक चीज आप जानते होंगे, करंट किससे नापा जाता है, करंट आपका अमीटर से नापा जाता है। ठीक है, करंट किससे नापा जाता है, करंट अमीटर से नापा जाता है। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। लेकिन करंट की और भी यूनिट हो सकती है, कैसे हो सकती है, वोल्ट पर ओम भी हो सकती है। ठीक है, वोल्ट पर ओम भी हो सकती है इस फॉर्मूले से। ठीक है, और क्या हो सकती है, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर सेकंड भी हो सकता है चार्ज की यूनिट। लेकिन अगर करंट की बात करें तो कूलाम पर सेकंड भी हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि आई अगर यहां से देखा जाए तो आई बराबर क्या है, आई बराबर Q/T है, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम का सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। तो दो यूनिट ध्यान रखना, एक तो करंट की जो यूनिट है, एक तो एम्पियर है, पहली एम्पियर है, दूसरी क्या है, कूलाम पर सेकंड है। दोनों में से कोई भी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना इसको, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, इनको सीख लो सबसे पहले, उसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल पे स्विच करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसको दूसरी लैंग्वेज में हम वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको अगर हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेके आते हैं, किसी पॉइंट पर लेके आते हैं, तो इसके द्वारा जो किया गया वर्क है, ठीक है, वर्क डन बाय द पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी हो तो इट इज द वर्क डन बाय द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। ठीक है, तो लिख लो आप, क्या लिखोगे, द वर्क डन बाय पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लो फ्रॉम, या गोइंग फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम, जो कुछ भी लिखना आप लिख लो, फ्लो फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। ठीक है, तो अगर हिंदी में लिखना है तो ये लिख सकते हो, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक जाने में किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, विभव बोलते हैं, विद्युत विभव इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु तक किया गया कार्य किसी धनात्मक आवेश के द्वारा। ठीक है, तो अनंत से किया गया कार्य, ठीक है, तो कार्य क्या होता है, W, और किसी बिंदु तक किया गया कार्य टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो W/T हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए, एक मिनट,
ठीक है, W बाई क्यू हो जाएगा ये। अगर वोल्टेज हमें निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो W बराबर क्या होता है, B इंटू क्यू होता है। अगर हमें B निकालना हो तो W बाई क्यू। यहीं से ये डेफिनेशन निकल के आती है कि ये क्या है, वर्क है, और ये क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो किसी चार्ज के द्वारा जो वर्क किया जाता है इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक जाने में, उसे क्या बोला जाता है, वोल्टेज बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है। इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें, इसके मात्रक की बात कर लें, तो वर्क मतलब जूल। ठीक है, जूल, और इसका क्या हो जाता है, चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है, कूलाम। तो आपका वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हो सकती है जूल पर कूलाम, लेकिन आगे चल के हम इसको क्या बोल देते हैं, इसी को वोल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन कभी कभार पूछा जाता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल पर कूलाम होता है। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और ये दोनों ही यूनिट्स ध्यान रखना। ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से नापा जाता है, जैसे कि करंट को किससे नापा जाता था, अमीटर से नापा जाता है, वैसे ही वोल्टेज को किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से नापा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। आगे बात करते हैं हम किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे ही करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल को बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है कि जैसे कोई ए से बी हमें करंट जानी है। ठीक है, ए से बी कोई करंट जा रही है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ए से बी अगर करंट जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक पोटेंशियल है, इसका नाम बी ए मान लो, और इस पे जो पोटेंशियल है इसका नाम क्या नाम मान लो, वी मान लो। अगर बी ए ग्रेटर देन बीबी है, ठीक है, अगर बी ए ग्रेटर देन बीबी है, तभी करंट ए टू बी जाएगी। करंट कहां से जाएगी, ए टू बी जाएगी। पहला केस हो गया। दूसरा केस ये है कि बी ए अगर छोटा है बीबी से, आपकी बार बीबी बड़ा है, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, जो करंट फ्लो करेगी बी टू ए करेगी। कहां से करेगी बच्चा, बी टू ए करेगी। लेकिन तीसरे केस में, तीसरा क्या केस हो सकता है कि वोल्टेज दोनों क्या हो, बराबर हो। क्या हो सकता है, वोल्टेज जो बी ए है और जो बीबी है, ये दोनों अगर बराबर हैं, तो इनके बीच में अगर वोल्टेज डिफरेंस निकाला जाए तो वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब वोल्टेज डिफरेंस 0 हो जाएगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ध्यान रखना। तो जब बी ए बराबर बीबी हो जाएगा तो यहां पे करंट क्या होगी, 0 फ्लो करेगी, नॉट फ्लो, करंट विथ नॉट फ्लो। तो ध्यान रखना, 3 केस हमने आपको बताए। एक केस में बताया कि दो भाई, एक मान लो कोई वायर है, मान लो कोई वायर है और एक सिरे पर एक छोर पर वायर के वोल्टेज बी ए है और दूसरे छोर पे वोल्टेज क्या है, बीबी है। अब बी ए अगर बराबर हो सकता है बीबी के तो करंट नहीं फ्लो करेगी। अगर बी ए बड़ा है, जो ज्यादा बड़ा रहेगा, जो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा, उसी के पास पावर रहेगी, वही सब कुछ करेगा ना। तो ध्यान रखना, जो बड़ा होगा वहां से जाएगा। कैसे याद रखना है इसको, जो बड़ा होगा, जो सभी वोल्टेज बड़ा होगा, वही करंट को सेंड करेगा। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये तो अगर बी ए बड़ा है बीबी से, अगर बी ए बड़ा है बीबी से, तब करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, ए से बी करेगी। अगर बीबी बड़ा है बी ए से, तो करंट कहां से फ्लो करेगी, बी से ए करेगी। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हो आप प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस हर एक वायर में होता है, हर एक मेटल में होता है, कंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध इसको आर से हम डिनोट कर देते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है बिल्कुल। ठीक है, आर लिखते हैं। ठीक है, तो आर जो होता है ये हमेशा क्या करता है बच्चा, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। और इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो आर बराबर हो जाता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। क्या है रो, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ये क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करते हैं, यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। यूनिट क्या होता है, ओम होता है।
यूनिट इसका ओम होता है। अब बात करते हैं आर बराबर ये जो रो एल अपान ए लिखा है, इसका क्या मतलब है? रो है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर या प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस यूज हुआ, जो भी मटेरियल यूज हुआ है, ये मटेरियल की ही या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। लेंथ क्या है? मान लो कोई वायर है जिसकी लंबाई है एल, ठीक है, इसकी लंबाई एल है, इसकी रजिस्टिविटी रो है, और एरिया, ये वायर कितना मोटा है, इसकी एरिया जो है वो मान लो ए है, ठीक है। तो जब ये तीनों चीजों का रिलेशन बनाएंगे तो रजिस्टर हमारा निकल के आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका जो रिलेशन बनेगा आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो आर बराबर क्या होता है? रो एल अपान ए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आर किस पे डिपेंड करता है? आर प्रोपोर्शनल टू अगर देखा जाए तो यहाँ पे रो है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है? लेंथ से, तो आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तब भी बढ़ेगा, तीसरा केस। और ऐसे ही जब ये घटेगा तो ये रजिस्टर भी घटेगा, ऐसे ही लेंथ अगर घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। अब तीसरे केस में ये देखते हैं कि ये ऊपर है और ये तो नीचे है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपान ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर एरिया बढ़ेगी तो क्या होगा, रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, उल्टा होगा। ऐसे ही जब एरिया घटेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये रिलेशन बिल्कुल ध्यान रखना। चौथा फैक्टर जो होता है वो होता है, ठीक है। तो चौथा केस क्या हो जाता है इसका, इन्वायरमेंट पे, ठीक है। इन्वायरमेंट जैसे हो गया आपका कि मौसम कैसा है, हो सकता है ठंडी, हो सकता है बारिश हो, ठीक है, हो सकता है ड्राई मौसम हो। मौसम के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। आते हैं तो क्वेश्चन जैसे आता है कि एक मोटा वायर है, एक पतला वायर है, ठीक है। एक मोटा वायर है, मान लो इतना मोटा है, और एक पतला सा है, ऐसे। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, या किसका रेजिस्टेंस कम है, या दोनों में से कंपैरिजन करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे एक ही मटेरियल के हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये भी किसका है, कॉपर का है, और ये भी किसका है, कॉपर का है। इसकी भी लेंथ सेम है, ठीक है, इसकी भी लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन एरिया इनके क्या है, डिफर है। इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों को देखा जाए तो अगर यही से हम फॉर्मूले से जाए तो आर बराबर क्या है, रो एल अपान ए। अगर हम पहले की बात कर लें R1 और दूसरे के लिए R2 की बात कर लेते हैं, तो भाई कॉपर है तो रजिस्टिविटी तो दोनों की वही है, ठीक है, रजिस्टिविटी दोनों की ही वही है, दोनों कैंसल आउट कर लो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेंथ भी कोई मतलब नहीं रखेगी, लेकिन एरिया दोनों की अलग अलग है, एक की A2 है, एक की A1 मान लेते हैं और इसकी A2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि A1 बड़ा है या A2, तो A1 आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू A2, लेकिन रेजिस्टेंस एक आपने पहले थोड़ी देर पहले अगर रिलेशन देखा होगा कि एरिया, रेजिस्टेंस और एरिया में उल्टा रिलेशन है, तो जिसकी एरिया ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहीं से देख लो कि जिसकी एरिया जो ज्यादा मोटा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू पतले वायर, तो पतले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी को देखते हुए जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है पावर प्लांट से, वो मोटे वायर में किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा ना रहे। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो लॉसेस ज्यादा होता है, और लॉसेस ज्यादा होता है तो फिर हमारे लिए नुकसान की बात हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम मोटे वायर में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, फायदा हमारा रेजिस्टेंस वहां पे कम होता है, राइट। और मोटे वायर की और भी बात कर लें तो स्ट्रेंथ इसकी अच्छी खासी होती है, और बाकी भी बहुत सारे रीजन है इसके, ठीक है। तो पहले फिलहाल तो हम रेजिस्टेंस ही देख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस मोटे वायर का पतले वायर के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। दूसरे केस में हम देख सकते हैं इनकी लेंथ से रिलेशन, कि भाई कॉपर वायर ही है, एक का कॉपर वायर की लेंथ मान लो ये मोटा पतला एक ही है, ठीक है। मतलब अब हम लेंथ से देखते हैं तो लेंथ में ये देखते हैं कि मान लो सेम ही मटेरियल की और इनकी एरिया भी सेम है, बट इनकी जो लेंथ है वो कम ज्यादा है। तो जिस रेजिस्टेंस की या जिस वायर की लेंथ ज्यादा होगी,
लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो आप लेंथ से आप देख सकते हो कि जैसे सेम ही मटेरियल का है, लेकिन ये तभी फॉलो होगा जब दोनों ही एक ही मटेरियल के बने हो, सेम मटेरियल के। तीसरे केस में हमने ये देखा था कि रजिस्टिविटी, तो मान लो एक कॉपर है और एक एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो हम ये देख पाएंगे कॉपर और एल्यूमिनियम से कि दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग है, तो भले ही वो सेम ही लेंथ के हों, सेम ही एरिया के हों, और बट उनकी रेजिस्टिविटी अगर अलग है तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो अब हम जब बात करते हैं आगे, तो इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आगे देखेंगे, जब एक साथ ही हम न्यूमेरिकल सारे टॉपिक से करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, आगे हम कंडक्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटेंस, ठीक है, इंडक्टेंस, बाकी चीजें सब सारे पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे, तो हम एक साथ ही फिर सबके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में इतना, अगली क्लास में मिलते हैं।